हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का आज हम लोग का ये 5वां लेक्चर है। इस 5th लेक्चर में द टॉपिक कवर्ड इन दिस लेक्चर आर, इसमें हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। किसी सर्कुलर रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। फिर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर रिंग का कोई एक हिस्सा सर्कुलर आर्क कहलाता है। उस सर्कुलर आर्क के कारण सेंट्रल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। और इस डेरिवेशन के आधार पे या इसमें जो फॉर्मूला डेरिवेशन से जो फॉर्मूला मिलेगा उस फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, उसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग देखेंगे। या कई बार सिचुएशंस में चेंज ला करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो पूरा डेरिवेशन का प्रोसेस है वो आपको करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस इन सारे डेरिवेशंस पे या इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे पूछे जाते हैं, ये देखना है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज। एक सर्कुलर रिंग लेते हैं, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। सर्कुलर रिंग के कारण उसके आसपास सराउंडिंग में फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगा और उसको डिराइव करने का तरीका भी अलग होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट द एक्सियल पॉइंट। सर्कुलर रिंग के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? सर्कुलर रिंग का एक्सियल पॉइंट क्या होता है? किसी सर्कल का के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो वो एक्सिस कहलाता है और उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। जैसे यहाँ सर्कुलर रिंग बनाते हैं, ये परफेक्ट सर्कल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, उसके ठीक परपेंडिकुलर है। यानी इधर वाले हिस्से को हम लोग ऊपर मानेंगे और इधर वाले हिस्सा को बोर्ड के प्लेन के अंदर मानेंगे। अब इसका एक्सिस कहाँ से कौन सा होगा? जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है वो एक्सिस कहलाता है। तो ये एक्सिस है इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन जो इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है, तो x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इस रिंग ऑफ चार्ज के कारण क्या होगा ये देखना है। अब पूरे रिंग के कारण एक साथ इस पे फील्ड इंटेंसिटी नहीं बताया जा सकता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से या इसके पहले पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको पॉइंट चार्ज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिंग को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं। हर एक स्मॉल पीस को पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है। तो हम लोग इसको पॉइंट चार्ज में जब डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन काट लिए, इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, वो सीधे इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, इधर डी मान लेते हैं कि है। ठीक है, अब ये पॉइंट चार्ज इस का एंगल देखते हैं, इस एक्सिस से यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस डी का एंगल भी थीटा होगा। अब ऐसे जितने भी पॉइंट चार्ज है सबके कारण फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो ये एक्स के डायरेक्शन में नहीं होगा, एक्स से थीटा एंगल पे अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगा आपको। जैसे ये पॉइंट चार्ज इस तरफ ले लेते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी इधर आता है, ये भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे होता है। तो लगभग जितने भी पॉइंट चार्जेस लेंगे सभी पॉइंट चार्ज का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इस लाइन, ये जो एक्स वाली लाइन है उसको एक्सटेंड कर दे तो उस लाइन से थीटा एंगल बनाता हुआ चारों तरफ डायरेक्शन में होगा। ये लाइन है, इससे थीटा एंगल पे चारों तरफ फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये देखिए, ये मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, और ये पेन उसका एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे कहीं पे भी पॉइंट चार्ज अगर कंसिडर करेंगे तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी इसका होगा इसी तरफ इस लाइन पे होगा। तो ये एंगल थीटा जो बना रहा है, ऐसे कहीं से भी ले लेंगे तो इस एक्सिस के साथ उसका एंगल क्या होगा, थीटा ही बनेगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी चारों तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इन सबको जब जोड़ेंगे, आप फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है, फोर्स बताता है। सब इस तरफ ऐसे बाहर, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये फोर्स ऐसे कुछ इस तरफ सब फोर्स लग रहा होगा। इन सबको जब ऐड कर देंगे तो बीच में नेट फोर्स आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं इसी तरह से है कि जितने पॉइंट चार्ज है सभी पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इस एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए होगा।
अब इस फील्ड इंटेंसिटी को साधारण तरीके से तो नहीं जोड़ सकते हैं, पर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और एक उसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। यहाँ पे एक एक्सिस के अलोंग है और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस तरह से जो हम लोग लिए थे, जैसे यहाँ पे एक फील्ड इंटेंसिटी नीचे है, इसका एक कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट नीचे आ रहा है, इसके अपोजिट कोई चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज, इसका फील्ड इंटेंसिटी ऊपर आएगा, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस से अलोंग और एक ऊपर आएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आ रहा है वो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाई कंपोनेंट आ रहा है ये चारों तरफ ऐसे सर्कल में सिमेट्रिकली फैला हुआ होगा। इस कंपोनेंट को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसका नेट वैल्यू 0 मिल जाता है, और एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है उसका ही नेट सम हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। इसको लिखना कैसे है, इसमें हम लोग कहते हैं द रिंग ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ चार्ज डी क्यू, इस चीज को हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज इज, जो डी क्यू पॉइंट चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी होता है 1/4πε0 dq/r² इंटू पोजिशन वेक्टर r। अब इस d को ऐड करने से पहले कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि सभी d का डायरेक्शन सेम नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके जोड़ते हैं। तो एक x कंपोनेंट मिलेगा, वो d, इस d का x कंपोनेंट d cos थीटा होगा, d का वैल्यू है 1/4πε0 dq/r² इंटू cos थीटा। वैसे y कंपोनेंट मिलेगा dy इज इक्वल टू 1/4πε0 dq/r² इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy को जब ऐड करेंगे तो ये क्योंकि सिमेट्रिकली चारों तरफ हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, जैसे ऊपर वाले पॉइंट चार्ज के कारण जो y कंपोनेंट है वो नीचे है, तो यहाँ का अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, उसका y कंपोनेंट ठीक ऊपर होगा। अब ये दोनों y कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा रिजल्टेंट। वैसे यहाँ पे जितने भी पॉइंट चार्ज है उसके ठीक अपोजिट एक और पॉइंट चार्ज होगा, उन दोनों का जो y कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस सिमेट्री का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस समेशन का को फार्मूले में ना दिखा करके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इन सभी का सम 0 होगा। तो हम लोग कहेंगे द ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dy का जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इन ए सर्कल इट्स नेट सम इज 0। ये dy जो है पूरे सर्कल में एक प्लेन में फैला हुआ है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको जब ऐड करते हैं तो उसका नेट सम 0 मिलेगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेट सम ऑफ dx का जो नेट सम होगा उसी के बराबर नेट फील्ड होगा। जब दो कंपोनेंट है दोनों में को अलग अलग ऐड करते हैं, एक का सम 0 आ जा रहा है तो दूसरे का जो नेट सम है वही नेट फोर्स को बताएगा। तो dx का नेट सम को हम लोग अब इंटीग्रेशन से दिखा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब d की वैल्यू रखना है 1/4πε0 dq/r² cos थीटा। अब इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो ये 1/4πε0 r भी आप देखेंगे जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे उसका इस पॉइंट से दूरी जो है वो बराबर होगा r ही होगा, तो r कांस्टेंट है, थीटा भी सबके लिए कांस्टेंट है। तो इन सबको बाहर जब ले लेंगे तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन के अंदर dq को एक प्रॉपर लिमिट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे चाहे तो dq को हम लोग लेमडा इंटू dl लिख सकते हैं, लेमडा को बाहर लेकर dl को इंटीग्रेट करेंगे तो 2πr हो जाएगा, लेमडा इंटू 2πr नेट चार्ज को बताएगा। या फिर आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि dq को इंटीग्रेट करने से q मिल जाता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल नेट चार्ज मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं हम लोग कि e की वैल्यू जो है वो r और थीटा के साथ वेरी करेगा। अगर इस पॉइंट को आगे पीछे ले जाते हैं तो r और थीटा दोनों चेंज हो रहा है, पर हमको दिखाना है x के साथ e का वेरिएशन कैसे है। तो r को और थीटा को दोनों को x के टर्म में लिखना होगा। थीटा को हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो हम लोग x/r लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू हम लोग x/r अगर लिखते हैं यहाँ पे तो x डिवाइडेड बाई r और नीचे r² था वो मल्टीप्लाई होकर के r³ हो गया।
अब आर को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट, या आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू आर होगा। तो आर को रिप्लेस करेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ और होल टू द पावर 3 है तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये ई जो है एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको इस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के का इस्तेमाल करके एक्स के अलग अलग वैल्यू पे आप फील्ड इंटेंसिटी आसानी से बता सकते हैं। अब एक्स के साथ फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है इसको आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं कि ए है। इसके एक्सिस पे दोनों तरफ फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा उसको यहाँ से समझा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे एक्स की वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी ई का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, रिंग के सेंटर पे। तो रिंग के सेंटर पे हम लोग कह सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ रहा है, साथ साथ नीचे वाला वैल्यू भी बढ़ेगा। यहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, पर हम लोग जानते हैं कि एक्स की वैल्यू जब 1 से छोटा होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। जैसे 0.5 को स्क्वायर कर देंगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.1 को स्क्वायर करते हैं तो 0.01 हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू जब 0.01 या 001 से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, 001, 002 ऐसे 0.003, तब ये वैल्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन उस ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये वैल्यू थोड़ा धीरे बढ़ रहा होगा। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि नेट वैल्यू जो है ई का बढ़ रहा है। पर जैसे एक्स बड़ा हो जाता है या 1 से बड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे ऊपर वाला वैल्यू जितना बढ़ रहा है उससे ज़्यादा ये बढ़ने लगेगा। ये 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 10 होगा तो ये 100 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा। जब डिनोमिनेटर बढ़ने लगेगा तेज़ी से तो ई की वैल्यू फिर घटने लगेगा। तो यहाँ हम लोग दिखाते हैं कि पहले जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होने लगता है। उसको इस ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं ऐसे। ये अलग अलग पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक वैल्यू पे फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरे तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसी तरह से ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। ये इसलिए है क्योंकि इस तरफ फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अगर आगे की तरफ है तो इसके ठीक दूसरे तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। इसलिए एक ग्राफ ऊपर बनाया और दूसरा ग्राफ नीचे बनाया जा रहा है। अब ये x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहाँ और यहाँ e का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है या e का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है। तो x के किस वैल्यू पे e का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन का मदद लेंगे। हम लोग कहते हैं कि अगर e x का फंक्शन है, जैसे e और x में ग्राफ यहाँ दिखाया गया है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज होते हुए दिखा रहा है, इस लाइन पे x को चेंज होता हुआ लिया गया है। जहाँ पे भी स्लोप 0 होगा यानी e का डेरिवेटिव 0 होगा, d/dx 0 होगा, वहाँ मैक्सिमा या मिनिमा होता है। हम लोग जानते हैं कि e की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, इफ dx = 0, और dx के जगह पे क्या लिखेंगे, e के जगह पे ये पूरा वैल्यू रखेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है जैसे q और 4πε0 वो बाहर रखेंगे और x / a² + x² होल टू द पावर 3/2 को डिफरेंशिएशन के अंदर रख लेता है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन, ये तो 0 है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन जहाँ 0 होगा x की जिस वैल्यू पे, वहीं पे e का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 रख देंगे, इसका जो रिजल्ट होगा वहाँ से x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा x = a/√2। ये आप पे काम छोड़ दिया गया, आप पूरा करके देखिएगा। अब x की वैल्यू a/√2 प्लस माइनस a/√2 जहाँ आता है x की वैल्यू, वहीं पे e का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू जहाँ प्लस a/√2 है वहाँ e मैक्सिमम है, और जहाँ माइनस a/√2 है वहाँ मिनिमम है। x की वैल्यू a/√2 पे e का वैल्यू मैक्सिमम, और x = -a/√2 पे e का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पर डायरेक्शन उल्टा है, तो उसको मिनिमम भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू पे e का वैल्यू मैक्सिमम है। तो e का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है दोनों केस में बराबर होगा। यहाँ पे प्लस में वैल्यू रखिए या माइनस में, लगभग एक ही आंसर आएगा, सिर्फ साइन प्लस माइनस का होगा।
तो ई मैक्स जो होगा इसमें आप x की वैल्यू a/√2 पुट करते हैं तो ये मिलेगा आपको q डिवाइडेड बाई 3√6 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये e का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस पर कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है, किस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितना है ये पूछ सकता है। और इसमें एक चीज़ है, एक तरह का और सवाल पूछा जा सकता है कि जब कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ फील्ड इंटेंसिटी इधर है और इधर पीछे की तरफ है, इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी, इधर फील्ड इंटेंसिटी आगे की तरफ और इधर पीछे की तरफ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे रिंग पे तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दोनों तरफ बदल जाएगा, ये अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा। और हम लोग ऐसे देख सकते हैं ये फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को बताता है या फोर्स के डायरेक्शन को भी बता रहा है। तो इधर कोई चार्ज अगर रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, पर नेगेटिव चार्ज अगर इधर यहाँ पे रखते हैं तो वो अंदर की तरफ भागेगा, फील्ड इंटेंसिटी के ठीक अपोजिट। तो कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का रिंग है, इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज रखें तो इसको यहाँ जैसे ही छोड़ेंगे ये अंदर की तरफ खींचेगा और उसके बाद ये इसको क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाएगा। जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो यहाँ फोर्स का डायरेक्शन फिर बदल जाएगा, फिर ये इसको अंदर खींचेगा तो ये वापस अंदर आने लगेगा और फिर यहाँ आते आते स्पीड बढ़ गया और फिर ये दूसरी तरफ जब पास करेगा तो फोर्स उल्टा लगेगा, धीरे धीरे डिसलेरेट होकर रुक जाएगा और ये आगे पीछे यहाँ पे इस तरह से ओसिलेट करता रहेगा। अब इस पे सवाल ये होगा कि यहाँ जो ओसिलेशन हो रहा है वो किस तरह का ओसिलेशन है। तो ये ओसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है अगर x की वैल्यू बहुत छोटा लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू बहुत छोटा लेंगे तो x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और जो फोर्स है वो E इंटू क्यू डैश होगा। यहाँ मान लेते हैं क्यू डैश फोर्स है तो क्यू डैश यहाँ पे एक लग जाएगा इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो x को छोड़ करके बाकी टर्म क्या है, कांस्टेंट है और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स में भी माइनस साइन लग जाएगा। तो ये सीधे फॉर्मेट पे आ जाएगा F इजिकल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है उस पर आ गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग देखे हैं कि जहाँ फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए और x के अपोजिट लगने लगे तब मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कई बार टाइम पीरियड पूछा जाता है। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फोर्स कांस्टेंट आया यहाँ x को छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट है उसको हम लोग k मान लेंगे और टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k। k की वैल्यू जो यहाँ कांस्टेंट आया उसको रख देंगे तो यहाँ से टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का भी सवाल यहाँ पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द सेंटर, सर्कुलर रिंग के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूले से भी कि x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा और x की वैल्यू 0 रख देंगे तो फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट के कारण यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी जिधर होगा, इसके अपोजिट जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हर चार्ज के अपोजिट एक चार्ज है और अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो नेट फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 हो जाएगा। फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 0। ये तब होगा जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। कभी कभी सवाल चेंज भी कर दिया जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तब आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। पर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा याद रखना है फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होगा। अब आते हैं फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। पूरा सर्कुलर रिंग नहीं लेते हैं, सर्कुलर रिंग का कुछ हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर रिंग का हिस्सा ले रहे हैं। इसके सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो यहाँ सेंटर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए। अब देख सकते हैं कि दोनों एंड जो है अलग अलग एंगल बना रहा है। यहाँ से एक का एंगल मान लेते हैं θ1 है और ऊपर वाले का एंगल θ2 है। अब इस रिंग के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितना है इसको जानने के लिए क्या करना होगा, रिंग को पहले छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में डिवाइड करना होगा। इसको हम लोग एक छोटा पीस यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं। इसके कारण ये छोटा पीस के दोनों एंड से यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये d θ एंगल बनाता है। अब ये पीस बहुत छोटा है तो ये दोनों लाइन एकदम क्लोज होगा। फिगर में हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाएं पर इसको आपको लेना एकदम क्लोज है।
अब इस लाइन का, ये दोनों में से कोई भी लाइन ले सकते हैं, किसी एक लाइन को लीजिए, दोनों एकदम क्लोज है, दोनों में से किसी एक लाइन का एंगल यहाँ से लेते हैं, वो दोनों के साथ एंगल कहलाएगा। ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस लाइन से भी थीटा एंगल पे होगा। यहाँ फील्ड इंटेंसिटी डी ले लिए। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो अलग अलग डायरेक्शन होगा, कोई इधर होगा, कोई इस तरफ होगा, और नीचे वाले के लिए लेंगे तो ये इस तरह ऊपर होगा। तो सभी फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ना यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स और वाई कंपोनेंट में। अब ये जितने भी पॉइंट चार्ज है सबका फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा, पर उसका एक्स और वाई कंपोनेंट एक्स और वाई के लाइन में ही आएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लेमडा दिया गया है, तब इसका चार्ज भी बता सकते हैं। यहाँ पे चार्ज जो डी क्यू होगा उसको इसके लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे क्या, द आर्क ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ लेंथ dl, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज इज, इसको dl लेंथ में डिवाइड कर दिए और किसी एक dl लेंथ को कंसीडर करते हैं, किसी एक सेक्शन को, उसका एलिमेंट है इसलिए उसको एलिमेंट्री चार्ज पॉइंट चार्ज भी कह रहे हैं। तो इस एलिमेंट्री पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा 1/4πε0 dq/r² इंटू पोजिशन वेक्टर, यूनिट पोजिशन वेक्टर r लेते हैं। अच्छा, dq को हम लोग लेमडा इंटू dl लिख सकते हैं, और dl को आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर dl है और ये इसका रेडियस r है और एंगल d थीटा बन रहा है, तो यहाँ dl = r d थीटा लिख सकते हैं। तो dl के जगह पे हम लोग r d थीटा लिख सकते हैं, ये लेंगे। अब r ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 लेमडा d थीटा बाई r इंटू यूनिट पोजिशन वेक्टर r। अब हम लोग इसको तो ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से, तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। dx और dy को कैसे लिखना है, dx क्या हो जाएगा, d का जो मैग्नीट्यूड है इंटू कॉस थीटा, इधर d है इधर d कॉस थीटा होगा, यहाँ पे एंगल थीटा है, और ठीक इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो d का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 लेमडा d थीटा बाई r इंटू साइन थीटा लेंगे। अब दोनों को ऐड करना है इंटीग्रेशन के मेथड से। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहले हम लोग dx को जोड़ रहे हैं। dx को अगर हमको जोड़ना है तो उसमें लेमडा बाई 4πε0 इंटू r बाहर हो जाएगा, कॉस थीटा d थीटा वेरिएबल, इसको इंटीग्रेट करना। लिमिट क्या लेंगे, देखिए ये थीटा जो है ये पॉइंट चलते हुए यहाँ ले लेंगे तो थीटा 0 होगा, और इधर आगे बढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा 2 है, और ये 0 के बाद और नीचे आएंगे तो एंगल नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ जब आ जाते हैं पॉइंट चार्ज को लेके तो -θ1 से शुरू करेंगे एंगल, -θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन करना है। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है, उसमें लोअर लिमिट -θ1 और अपर लिमिट θ2 रखना है। ये लिमिट रख लेते हैं तो आपको साइन थीटा के जगह पे θ2 माइनस साइन थीटा के जगह पे -θ1 रखेंगे। तो आप जानते हैं साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस साइन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन θ1 भी प्लस में और साइन θ2 भी प्लस में, इस तरह से इसको लिखेंगे। ये EX मिल गया। सिमिलर वे में EY कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा के जगह पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो EY के लिए क्या करेंगे, ये सब वैल्यू सेम होगा, यहाँ पे साइन थीटा ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस थीटा मिलता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। याद रखिएगा, एक ट्रिक बताए थे आप लोग को डिफरेंशिएशन में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो भी c से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा है, जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट c से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले माइनस साइन लगाते हैं। साइन का रिजल्ट क्या है, कॉस, c से स्टार्ट हो रहा है तो इसके पहले हम लोग माइनस लगाते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कॉस माइनस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू एक बार θ2 रखेंगे, फिर माइनस कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू θ1 रखेंगे। माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे θ2 रखना है, फिर माइनस कॉस थीटा फिर लिखते हैं तो माइनस साइन लगा के फिर ये माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस थीटा की जगह पे -θ1 रखेंगे। एक बार θ2 और एक बार -θ1, एक बार अपर लिमिट रखते हैं और दूसरी बार थीटा की वैल्यू में लोअर लिमिट रखते हैं।
अब आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा और कॉस प्लस थीटा दोनों बराबर होता है, तो कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, उसी तरह कॉस माइनस थीटा 1 को कॉस थीटा 1 भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा 1 पॉजिटिव में और कॉस थीटा 2 नेगेटिव में, तो इसको थोड़ा ऑर्डर उल्टा करके लिख लेंगे तो हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 1 और ये माइनस कॉस थीटा 2 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो ये y के डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये मिल गया, और x के डायरेक्शन में जो नेट फील्ड इंटेंसिटी वो मिल गया। दोनों को जब x के कंपोनेंट और y कंपोनेंट या x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में नेट फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, तो दोनों का रिजल्टेंट भी हम लोग बता सकते हैं, वही नेट फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। आपको ये दोनों फार्मूला x के डायरेक्शन में जो फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है ये तो कांस्टेंट कॉमन है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऊपर वाले में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है, नीचे sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा इस फॉर्मूले को, फिगर को एनालाइज करते हैं। आइए, इसमें आप ये लाइन इधर लिए थे तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू अलग अलग था। जब थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू अलग अलग होगा तो ई वाई और ई एक्स का अलग अलग वैल्यू मिलेगा कुछ। पर अगर हम लोग इस एक्सिस एक्स एक्सिस को ऐसे लेते कि ये थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाए, यानी कि इसको ऐसे ले लेते इस तरह से, जहाँ थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाए, उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो जब थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जीरो हो जाएगा, यानी ई वाई कंपोनेंट जीरो, और जो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग होगा, जो ई एक्स है वही ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वाई जीरो हो गया और ई जो है ई एक्स के बराबर हो जाएगा, और इसमें भी थीटा 1 थीटा 2 बराबर रखेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। 2 यहाँ रख लेते हैं, 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा होगा। तो जनरली हम लोग क्वेश्चन करते समय क्या करते हैं, कोई भी आर्क दिया गया है तो उसको बीच से एक लाइन खींच लेते हैं, उसी लाइन के लॉन्ग नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा, ये कर लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, कभी कभी सेमी सर्कल के कारण सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी पूछता है, तो सेमी सर्कल के बीच से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सेमी सर्कल मान लीजिए ऐसे दिया रहता है ऊपर से, तो नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, फील्ड इंटेंसिटी नीचे होता है। इस तरह से सेमी सर्कल दिया गया है तो इसके ठीक इधर फील्ड इंटेंसिटी होगा। एक्स के डायरेक्शन में जो फील्ड इंटेंसिटी है वही नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो एक्स के डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी, वाई के डायरेक्शन का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो गया, जीरो। यहाँ थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 रख देंगे तो ये दोनों जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 दोनों के वैल्यू 90 90 रख देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये एक सी नेट फील्ड इंटेंसिटी बताएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कभी कभी इस क्वार्टर सर्कल के कारण फील्ड इंटेंसिटी पूछता है, तो अगर आप एक्स एक्सिस को इधर ड्रॉ किए हैं और तब ये थीटा 2 कुछ मिलेगा और थीटा 1 जीरो मिल जाएगा इस केस में, तब ई एक्स और ई वाई दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 1 जीरो रख रहे हैं तो कॉस जीरो 1 होता है, और ये कॉस 90 जीरो हो गया, ये 1 हो गया तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ई वाई की वैल्यू, और इसमें एक की वैल्यू जीरो रखेंगे, इसका 90 तो एक जीरो हो गया, दूसरा 1 हो गया, तो ये भी फिर लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर देगा। ई एक्स और ई वाई दोनों बराबर होगा, दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच से गुजरेगा, जो इसके बीच से गुजरने वाले लाइन के बराबर होगा। अगर डायरेक्ट इसको एक्स एक्सिस मानते तो इधर थीटा का वैल्यू हो जाता 45, इधर 45, और यहाँ 45 रखते, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाता, तो साइन 45 और साइन 45 होता 1/√2 + 1/√2, यानी 2/√2, और सॉल्व करेंगे तो √2 के बराबर होगा। तो √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये नेट वैल्यू आता है ई एक्स का, और वही नेट वैल्यू भी होता है। और इन दोनों को भी अगर ऐड करेंगे, दो बराबर वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो इसका सम भी क्या होता है, √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके सम लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इस बीच में बता सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी, जहाँ दोनों तरफ एंगल को डिवाइड कीजिए, इधर 45 और इधर 45, तो यहाँ पे एंगल 45 और 45 रख लिए। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरह से जनरल पूछा जाता है, सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल नहीं है, कोई जनरल है जहाँ एंगल 120 हो 60 हो, ऐसे अलग अलग एंगल दिया रहता है,
तो उस एंगल का कोई आर्क है तो उसके लिए फील्ड इंटेंसिटी उसके ठीक बीच से निकलेगा और इस एंगल को आधा आधा बांट देंगे, इधर θ/2 और इधर θ/2। तो θ1 θ2 दोनों θ/2 θ/2 हो गया, तो ये cos θ/2 माइनस cos θ/2 तो 0 होगा, EY 0 होगा और EX वाला कंपोनेंट जो आएगा वही नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसमें θ/2 रखेंगे तो 2 sin θ/2 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से रिजल्ट मिल गया। तो कोई भी आर्क दिया गया हो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर पता करना हो तो हम लोग आसानी से इसी सिंगल फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। एक सवाल और है जो आपको करना है, इसमें 2 रिंग दिया गया है, दोनों रिंग पे चार्ज डेंसिटी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ वो लेमडा है मान लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम है r है और रखा कैसे गया है, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक इसी के ऊपर छूता हुआ वर्टिकल प्लेन में, एक रिंग इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों के सेंटर से r दूरी पे एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पे नेट फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो आप यहाँ से यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा और इस रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी लेंगे तो ऊपर आएगा और दोनों का नेट सम आपको लेना है। तो किसी सर्कुलर रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, उस फार्मूले से इसका फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इसका भी फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और दोनों का फील्ड इंटेंसिटी का जो सम होगा, दोनों क्योंकि 90 डिग्री पे आ रहा है तो दोनों को ऐड करना आसान है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर होगा तो और आसान होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के हर टॉपिक पे वीडियोज मिलता रहेगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।